खबरों में बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के हिमाचल दौरे की। पिछले 10 दिन में प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार हिमाचल पहुंचे और दीपावली से पहले तोहफों की बरसात कर दी। करीब 8,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा देवभूमि की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए ऊना से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। दीपावली से पहले देवभूमि को पीएम का तोहफा। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 8,000 करोड़ के विकास परियोजना से बदलेगी सूरत। वोट के बदले पीएम मोदी का ये विकास वाला गिफ्ट है। हिमाचल में मिशन रिपीट में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब पीएम मोदी ने विश्व प्रसिद्ध कुल्लू दशहरे के मौके पर हिमाचल पहुंचकर चुनावी शंखनाद किया था। 9 दिनों बाद एक बार फिर से पीएम मोदी हिमाचल पहुंचे और दीपावली से पहले करीब 8,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। ऊना पहुंचे पीएम मोदी ने सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद बल्क ड्रग फार्मा पार्क का शिलान्यास और ट्रिपल आईटी परिसर का शुभारंभ किया और फिर इंदिरा मैदान में पीएम मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इन्हीं जिलों के लिए पहले की सरकारें कहती थी कि दुर्गम है इसलिए विकास नहीं हो पाता। ये सिर्फ पानी पहुंचाया, बहनों को सुविधा मिली, इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि शुद्ध पेयजल से नवजात बच्चों का जीवन भी बच रहा है। इसी प्रकार गर्भवती बहनें हो या छोटे छोटे बच्चे, इनके टीकाकरण के लिए कितनी मुश्किलें पहले होती थी। आज गांव के स्वास्थ्य केंद्र में ही हर प्रकार के टीके उपलब्ध हैं। ऊना में जनसभा संबोधित करने के बाद पीएम मोदी सड़क मार्ग से चंबा चौगान पहुंचे, जहां 2 पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला और हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 का शुभारंभ किया। पीएम के इस दौरे के दौरान हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि जो पहले सपना होता था आज वो साकार हो रहा है। वंदे भारत रेलवे के इस उपहार के साथ जहां हिमाचल कनेक्टिविटी के दृष्टि से आगे बढ़ने में सफल हुआ है आपके आशीर्वाद से, वहां बल्क ड्रग फार्मा पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला और वहीं ट्रिपल आईटी की सौगात जो आपके माध्यम से आज संपूर्ण हुई, उसको भी आपने उद्घाटन करके समर्पित करना है। इन सारी चीजों के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वहीं अपने संबोधन में अनुराग ठाकुर ने केंद्र की योजनाओं की जमकर तारीफ की तो कांग्रेस पर जुबानी हमला भी किया। कांग्रेस ने तो छीनने का काम किया हमसे वापस, प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप आए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने हिमाचल प्रदेश को औद्योगिक पैकेज के बाद आज तक की सबसे बड़ी सौगात, सबसे पहले तो विशेष राज्य का दर्जा वापस देने का काम किया। उसके लिए भी हम सब आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव मुहाने पर खड़े हैं। ऐसे में बीजेपी मोदी की रैली के जरिए मिशन रिपीट को पूरा करना चाहती है, तो वहीं प्रियंका गांधी भी हिमाचल में डेरा जमाए हुए हैं। अब देखना होगा कि इस बार बीजेपी हिमाचल का ट्रेंड तोड़ने में सफल हो पाती है या नहीं। ऊना से अरुण उनियाल और अमित शर्मा की रिपोर्ट। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऊना में जिस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है वो हरियाणा के कई स्टेशनों पर रुकते हुए दिल्ली पहुंचेगी। जाहिर है ये हरियाणा के लिए भी उतनी ही खुशी का मौका है। प्रदेश के मुखिया सीएम मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता चंडीगढ़ से इस ट्रेन में सवार होकर अंबाला पहुंचे, जहां अनिल विज ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सभी का स्वागत किया। ये रिपोर्ट देखिए।
वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत से जितनी खुशी हिमाचल को है, उससे थोड़ा भी कम हरियाणा को नहीं होनी चाहिए। दरअसल ऊना से चलकर वंदे भारत ट्रेन हरियाणा के कई स्टेशन पर रुकते हुए दिल्ली को जाएगी। जाहिर है, इससे दिल्ली आने जाने वालों को काफी सहूलियत होगी और यही वजह है कि इस खुशी को दोगुनी करने के लिए उधर पीएम मोदी ने ऊना से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो इधर सीएम मनोहर लाल, बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत तमाम सांसद और मंत्री चंडीगढ़ स्टेशन पहुंच गए, जहां कुछ समय इंतजार के बाद वंदे भारत ट्रेन स्टेशन पर पहुंची और सभी नेताओं ने इस ट्रेन से अंबाला तक का सफर तय किया। इस दौरान ट्रेन में मौजूद सूर्या समाचार के एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर ने सीएम मनोहर लाल से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सीएम साहब भी हमारे साथ है। नया आगाज है, इस नए आगाज को कैसे देख रहे हैं? पहला ये सफर है, कितना खास? देखिए, एक बहुत अच्छा एक अनुभव आ रहा है कि ये जो ट्रेन है एक अच्छी स्पीड की ट्रेन है, बिना जर्क्स के चल रही है। ऐसा लगता है जैसे हवाई जहाज में आप सफ़र कर रहे हैं। तो वंदे भारत ट्रेन जो ये है हरियाणा के लोगों को बहुत लाभदायक होगी। जैसा ये ऊना और दिल्ली की ट्रेन है, इसी प्रकार से दिल्ली से कटरा जाने वाली ट्रेन वो भी अंबाला में रुकती है, तो दोनों ट्रेन का हमको लाभ होगा। 4 ट्रेन चली हैं, जिसमें से 2 ट्रेन हरियाणा को टच कर रही हैं। एक बहुत बड़ा लाभ हमको हो रहा है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ, जब लोगों को कुछ अच्छा मिलता है तो उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाती है। उन उम्मीदों का प्रेशर खुद पर देख रहे हैं या फिर लग रहा है कि नहीं परफॉर्म करना है? नहीं, देखिए, कोई प्रेशर नहीं होता है। आखिर काम करना, कर्मयोगी होकर के सब लोग हम लगे हैं। चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे हमारे रेलवे मंत्री हैं, और भी बाकी जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, कर्मयोगी बन करके काम करते हैं। कोई प्रेशर नहीं है। जैसी अपेक्षा लोगों की उसको पूरा करेंगे। आपको बता दें कि ट्रेन के अंबाला पहुंचने पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने सीएम मनोहर लाल समेत सभी नेताओं का स्वागत किया। हरियाणा को मिली सौगात पर प्रदेश बीजेपी में काफी खुशी की लहर है और सभी नेताओं ने पीएम मोदी के इस कदम की जमकर सराहना की। ट्रेन आती थी तो बहुत उसको लोग आदर से देखते थे। फिर मेल ट्रेन्स का बहुत आदर हो गया था। ये पंजाब मेल है, ये तूफान मेल है, ये जम्मू मेल है। उसके साथ साथ फिर राजधानी एक्सप्रेस आई और अब आगे बढ़ते बढ़ते शताब्दी तक हम पहुँचे हैं। और शताब्दी से आज यात्रा कर रहे एक नई जनरेशन की ट्रेन में, जिसको वंदे भारत नाम दिया गया है। 4थी ट्रेन है और आज प्रधानमंत्री जी ने ऊना से इसको हरी झंडी दिखाई है, दिल्ली तक जा रही है। दिल्ली चंडीगढ़ की दूरी भी इसमें 2.25 घंटे में ये सफ़र तय होगा। ट्रेन का जो शुरुआत हो रही है, ये इस क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। और प्रधानमंत्री जी ने जो बजट में वादे किए थे, फाइनेंस मिनिस्टर ने लाल किले की प्राचीर से जो सारे देश के अंदर वंदे भारत ट्रेन चलाने की जो घोषणाएं हुई थी, एक एक करके वो सब घोषणाएं पूरी हो रही हैं। और आज हम देख रहे हैं कि सारा हिंदुस्तान कनेक्टिविटी के माध्यम से एक बहुत उन्नति की ओर बढ़ रहा है। 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के चंडीगढ़ और अंबाला स्टेशन पर रुकने से हरियाणा के साथ पंजाब के यात्रियों को भी सुविधा होगी। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से राज ठाकुर की रिपोर्ट। और आइए अब आपको बताते हैं वंदे भारत ट्रेन की खासियत के बारे में। देश को 4थी वंदे भारत की सौगात मिली है। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत। हिमाचल के अंबादौरा से नई दिल्ली तक चलेगी वंदे भारत। 412 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी ये ट्रेन। वहीं ट्रेन में जीपीएस आधारित इंफो सिस्टम से लोकेशन की जानकारी मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी से लैस है ये ट्रेन। एग्जीक्यूटिव क्लास की यूरोपियन स्टाइल में आरामदायक सीटें लगी हुई हैं इस ट्रेन में। वंदे भारत ट्रेन में वैक्यूम आधारित बायो टॉयलेट बने हैं। ट्रेन में ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर की सुविधा है। सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन युक्त है वंदे भारत ट्रेन। ट्रेन के हर कोच में 4
इमरजेंसी विंडो भी जोड़ी गई हैं। तो ये तमाम खास बातें वंदे भारत ट्रेन से जुड़ी हुई। और अब बात SYL की करते हैं, जिसे लेकर हरियाणा और पंजाब में दशकों से विवाद चलता चला आ रहा है, लेकिन आज इसे लेकर दोनों राज्यों के सीएम एक साथ एक टेबल पर आने वाले हैं। इस बैठक से पहले सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम अपनी आवाज को मजबूती से उठाएंगे। SYL को लेकर पंजाब और हरियाणा का विवाद दशकों पुराना है। पंजाब कहता है कि वो हरियाणा को इस नहर का पानी किसी कीमत पर नहीं देगा, तो हरियाणा की सरकार कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने हिस्से का पानी लेकर ही रहेंगे। और इसमें भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इस नहर से निकलने वाले पानी को लेकर दोनों राज्यों में खूब राजनीतिक रोटियां भी सिकती आई हैं। लेकिन इसके बारे में हम आपको बताएं, उससे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इस मुद्दे को लेकर हरियाणा और पंजाब के सीएम आज एक टेबल पर होंगे। बैठक से पहले सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम अपनी बात मजबूती से रखेंगे। मजबूती से ही रखना चाहिए, हम भी मजबूती से रखेंगे, वो भी मजबूती से रखेंगे, उसमें से कोई फैसला होगा। और हरियाणा निवास के अंदर मुख्यमंत्री पंजाब ने हमारे उस निमंत्रण को मान लिया है। हरियाणा निवास में ये मीटिंग कल सवेरे 11:30 बजे होगी। SYL के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल का ये बयान हरियाणा वासियों को कुछ पल के लिए सुकून जरूर दे रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुद्दा इतना आसान है जिसे एक बैठक से सुलझा लिया जाए? तो जवाब थोड़ा संदेह पैदा करता है। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि नहर का पानी पंजाब की ओर रोका गया है, जहां इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है। और अब आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी अपनी जमीन तलाश रही है। ऐसे में संभव है कि पंजाब अपने रुख में बदलाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान ले। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस पर अपना फैसला सुना चुकी है कि हरियाणा को पंजाब से उसके हक का पानी मिलना चाहिए। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा से मजबूर केजरीवाल ने क्या कहा था, ये सुनिए। पंजाब को भी पानी चाहिए, हरियाणा को भी पानी चाहिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंटरवीन करके हरियाणा के लिए भी पानी का इंतजाम करे और पंजाब के लिए भी पानी का इंतजाम करे। केंद्र सरकार का काम क्या है? केंद्र सरकार का काम ये नहीं है कि दोनों राज्यों को एक दूसरे से लड़ाए। अगर हम एक दूसरे से लड़ते रह गए तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा? राजनीति में किसी एक पार्टी का दूसरी पार्टी पर आरोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन केजरीवाल की सियासी मासूमियत को समझना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। SYL पे पंजाब कांग्रेस का क्या स्टैंड है और हरियाणा कांग्रेस का क्या स्टैंड है? SYL पे पंजाब बीजेपी का क्या स्टैंड है और हरियाणा बीजेपी का क्या स्टैंड है? पंजाब में जाते हैं ये लोग तो कहते हैं SYL बनने नहीं देंगे, हरियाणा में आते हैं ये लोग तो कहते हैं SYL लेके रहेंगे। इसी गंदी राजनीति ने पिछले 70 साल में भारत को, इंडिया को नंबर 1 नहीं बनने दिया। केवल और केवल गंदी राजनीति करते हैं। SYL को लेकर केजरीवाल से मीडिया सवाल पूछती रह गई थी कि पंजाब में अब आपकी सरकार है, ऐसे में आप बताइए कि हरियाणा को पानी देने पर आपकी क्या राय है। लेकिन केजरीवाल अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरे भारत को रोशन करने के दावे करते रह गए। इस समय हरियाणा में चुनाव है, ऐसे में SYL का मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए दोधारी तलवार साबित हो रही है। अब देखना होगा 14 तारीख की बैठक से क्या निकल कर आता है। चंडीगढ़ से रवि चंदेल, सूर्या समाचार। शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। इस मामले में दोनों ही जजों की राय अलग अलग रही। ऐसे में इस मामले पर अब CJI ही फैसला करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक से उपजा हिजाब विवाद इस उम्मीद के साथ सुप्रीम दरबार पहुंचा था कि इसमें उचित न्याय किया जाएगा, पर न्याय की चौखट पर फैसला दो फाड़ हो गया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पैनल में ही मामला उलझ कर रह गया। बेंच में शामिल दोनों जज जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अलग अलग फैसला सुनाया।
जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने 10 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब हिजाब पर बैन सही है या गलत, अब इस पर फैसला CJI UU ललित करेंगे। वहीं देश भर में चल रहे हिजाब विवाद पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, सुनिए। जिन पुरुषों का महिलाओं को देख के मन मचल जाता है, उन्होंने ही औरतों को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया है। गलती तो पुरुष की है, पुरुष को अपना मन मजबूत रखना चाहिए, लेकिन अपना मन मजबूत न रख कर औरत को सिर से लेके पाँव तक ढक दिया। तो मेरा तो यही कहना है कि आदमियों को, पुरुषों को अपने मन को मजबूत करना चाहिए। हिजाब विवाद जनवरी के शुरुआत में कर्नाटक के उडुपी के एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ था, जहां मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर आने से रोका गया था। स्कूल मैनेजमेंट ने इसे यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ बताया था, जिसके बाद दूसरे शहरों में भी धीरे धीरे इस विवाद में सियासी रंग चढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। आदमपुर के रण में इनेलो ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस छोड़कर इनेलो में शामिल हुए कुरड़ा राम को उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में अब सभी पार्टियों के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद चुनावी जंग और भी तेज हो गई है। आदमपुर उपचुनाव का रण हर दिन रोचक होता जा रहा है। बड़े बड़े सियासतदानों की नजर इस चुनाव पर है। ऐसे में हर पार्टी मजबूती के साथ अपने प्रत्याशी को उतारकर जीत का दावा कर रहे हैं। इस कड़ी कांग्रेस का दामन छोड़ इनेलो में शामिल हुए कुरड़ा राम को घंटे भर के भीतर इनेलो ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिसकी जानकारी इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हम अपनी पार्टी की तरफ से जहां आज इनको पार्टी में शामिल कर रहे हैं, वहीं कल इनका नॉमिनेशन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 11 बजे आपके मिनी सेक्रेटरीट में नॉमिनेशन फाइल करवाने के लिए आएंगे। हम अपनी पार्टी वहीं कांग्रेस की तरफ से उतारे गए उम्मीदवार पर तंज कसते हुए अभय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीजेपी का एजेंट तक कह डाला। तो वहीं इनेलो की तरफ से उतारे गए प्रत्याशी को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, जिस पार्टी के पास अपना प्रत्याशी ही नहीं, उस पार्टी से क्या उम्मीद रखी जाए। हम पूछेंगे कि कांग्रेस के पास कोई स्थानीय व्यक्ति नहीं था जिसको टिकट दिया जा सकता, बाहर से किसी व्यक्ति को उम्मीदवार बना करके भारतीय जनता पार्टी की कैसे मदद हो, इसके लिए हुड्डा ने जयप्रकाश को टिकट दिया है। अब देखिए, जिस पार्टी के पास अपना उम्मीदवार ही नहीं है, उस पार्टी से क्या उम्मीद है। इसी कड़ी में इनेलो की तरफ से प्रत्याशी घोषित होने के बाद कुरड़ा राम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए उसे भी बीजेपी जैसी पार्टी करार दिया। जोई भजनलाल के नाम से जोई भजनलाल जब थे, मेरा तो नीतियों उसकी नीतियों से कभी भी मैं सहमत नहीं था, इस करके दूसरों थे, लेकिन हो सकता है मेरे एरिया का विकास ना किया, आदमपुर के उस साइड का उसमें विकास था। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई उसी के náम से बार बार जीतता था। उसकी जीत का कारण होता था कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की आज बीजेपी की तरह मल्टीनेशनल व्यक्तियों में गिर चुकी है। उद्योगपतियों से इसका नाता रह गया, जनता से इसका कोई सरोकार नहीं। आम आदमी, मजदूर, किसान आदमपुर के अखाड़े में सभी पार्टियों के दिग्गज उतर चुके हैं। गठबंधन की तरफ से भव्य बिश्नोई, कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश, इनेलो की तरफ से कुरड़ा राम। ऐसे में हर पार्टी की साख यहाँ दांव पर लगी है। अब 3 नवंबर को दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी और 6 नवंबर को नतीजों से साफ होगा कि किसे जनता ने आदमपुर का किंग बनाया। हिसार से संदीप सैनी, सूर्य समाचार।
और अब वक्त हो गया है गुड न्यूज का। आपको देते हैं एक अच्छी खबर। दीपावली से पहले सोने चांदी के दाम में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना घटकर 50,731 रुपए हो गया है। 999 प्योरिटी वाली 1 किलो चांदी का भाव घटकर 57,186 पहुंच गया है। तो अगर आप भी सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास, इसका फायदा उठाइए। और अब बात कर लेते हैं आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई। हर दिन की तरह आज भी हम आपके लिए एक खास सलाह लेकर आए हैं, एक मोटिवेटिंग टिप आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके चेहरे पर खुशी को लौटा सकती है अगर आप मायूस रहते हैं। आज की तारीख में एक इंसान को सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत होती है, वो है सुकून। हम आपकी दिनचर्या में हम और आप इतने व्यस्त हैं कि सुकून हमसे काफी दूर चला गया है। छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं हम। ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, यानी कि जो सही है उसे स्वीकार करें, क्योंकि दुनिया से झूठ बोल सकता है व्यक्ति, खुद से नहीं। एकांत में चिंतन करें। जब भी आप परेशान हो अकेले में इस पर मंथन करें। कोशिश करें कि कुछ घंटों के लिए घर से दूर रहें। सफल लोगों का विश्लेषण करें। जिंदगी में सफल होने के लिए सफल लोगों के बारे में जानना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। खुले दिमाग से आगे बढ़ने के बारे में जरूर सोचें। अपना एक गोल सेट कर लें, जिंदगी में एक लक्ष्य रखें और उसे पूरा करने के लिए सही दिशा में मेहनत करें। और अब बता देते हैं आज का गुड लक मुहूर्त क्या है, यानी कि वो समय जब आप किसी भी शुभ काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो आज 11:44 से लेकर 12:30 तक का समय बेहद शुभ है। तो कोई भी अच्छी शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो इस वक्त में कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं आज के दिन के इतिहास की। इतिहास में आज का दिन कैसे खास है? साल 1681 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के अलग रियासत बनने की घोषणा की थी।